आप जितने ये मोबाइल देख रहे हो, इनमें सब में क्या क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ की हम ट्रेस करेंगे, प्लस उस चीज़ को हम रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कीपैड मोबाइलों से स्टार्ट करते हैं, फिर एंड्रॉयड में सारी कंपनी आ जाएगा, नोकिया, लावा, माइक्रोमैक्स, जियोनी, सभी मोबाइलों के रिपेयरिंग के बारे में समझते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं होगा, ओनली प्रैक्टिकल होगा इसमें। गाइस पहले लावा का सेट को चेक करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इसमें फॉल्ट दिखाता है। तो पहले इसको मोबाइल को खोलते हैं और इसके अंदर तो सिम स्लॉट भी नहीं है गाइस, देख सकते हैं आप, सिम स्लॉट गायब है और इसका की भी प्रेस नहीं हो रहा चारों तरफ से, मतलब कोई बटन ही काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, एक भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं इस मोबाइल को खोल लेता हूँ, फिर चेक करते हैं। गाइस मोबाइल खुल चुका है, लेकिन इसके अंदर देख पा रहे सिम स्लॉट दोनों ही मिसिंग है। और क्या क्या फॉल्ट है, पहले इस मोबाइल को डीसी मशीन से हम चेक करते हैं। एक कीपैड का जो डंप है वो भी मिसिंग है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं डीसी मशीन में कि ये ऑन भी है कि नहीं है। और इसका जो पावर स्विच है वो लिख ही रखा है, उसमें देखो पावर की ऐसे प्रेस करेंगे तो इसको चिमटी से भी ऑन कर सकते हैं हम। अगर डंप नहीं है तो कोई बात नहीं है, चिमटी से दोनों को रो और कॉलम को टच करेंगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर मोबाइल में मतलब और कोई समस्या है तो चेक करेंगे, बाकी मोबाइल ऑन है कि नहीं है इसको पहले चेक करते हैं। ये प्लेट में सारा चीज़ अटैच हो रखा है और इसका जो बॉडी है, बॉडी में सिर्फ ओनली एंटीना है और पीछे का ढक्कन है, ये तीन चीज़ें ये इस मोबाइल में। डिस्प्ले चार्जिंग पिन वगैरह सब इसी में लगा हुआ है। ये डंप है जो प्याली की प्रेस करने में काम आता है, जो कि इसमें है ही नहीं। ये तो मेरे हाथ में जो है ये अदर मॉडल का है, तो कोई बात नहीं है। फ़िलहाल तो हम इसको वो तो बना भी सकते हैं जो चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं डीसी मशीन में कि मोबाइल ऑन है कि नहीं है। तो डीसी मशीन में जानते ही हो एक लाल और एक काले रंग का वायर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। डीसी मशीन क्या काम करता है, ओनली वोल्टेज देने का काम करता है। मोबाइल का वोल्टेज कितना होता है, मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.8 पे अगर डीसी मशीन को रखते हो और मोबाइल में लगाते हो तो एक मोबाइल की बैटरी जितना चार्ज डीसी मशीन देता है, ना तो उससे ज़्यादा देगा ना उससे कम देगा। तो अभी मैं लगा तो दिया और आप ऊपर स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि डीसी मशीन क्या रेस्पॉन्स दिखा रहा है। और पावर की को मैं प्रेस करूँगा, देखते क्या दिखाता है। गाइस डीसी मशीन जो है वो ओनली वोल्टेज देने का काम करता है और मोबाइल ऑन है कि नहीं है ये चीज़ें हमें बताता है। अब ये मोबाइल ऑन तो हो चुका है, लेकिन आप देख पा रहे हो ओनली कीपैड में लाइट जला है, बाकी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया। मैं इसको दोबारा एक बार, अब मोबाइल ही ऑफ हो गया, तो अब ये दोबारा देख पा रहे कीपैड में लाइट आ रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्ले ख़राब है। गाइस डिस्प्ले ख़राब है कि नहीं है वो कंफर्म हो जाएगा, इसको लाइट पे अगर देखेंगे डिस्प्ले में रोशनी, मतलब ये भी होता है कि डिस्प्ले लाइट शॉर्ट होगा या डिस्प्ले लाइट ख़राब होगा, ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्ले ख़राब हो। तो एक बार डिस्प्ले को मैं चेक कर लेता हूँ उजाले पे क्या दिखा था क्या नहीं दिखा था। मतलब इसके मेरे हिसाब से इसका डिस्प्ले का जो लाइट है वो उसका कनेक्शन आउट हो गया। मोबाइल तो ऑन है क्योंकि इसमें साउंड भी आ रहा है। मैं इसको लाइट पे चेक कर रहा हूँ तो डिस्प्ले प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि डिस्प्ले के अंदर जो लाइटें होती है वो लाइटें ऑन नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्ले की लाइट। तो उसको हम रिपेयरिंग करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले के जो दो एनोड और कैथोड का जो वायर है लाइट का, वह लाइट के माइनस और प्लस में सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो एक को मैं पिन ग्राउंड में लगाता हूँ और दूसरे पिन को मैं दोनों वायरों में चेक करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव में वो नंबर आ रहे हैं और नेगेटिव में नंबर नहीं आ रहे।
अब मैं पॉजिटिव पॉइंट पे एक मल्टीमीटर का प्रयोग करता हूँ और नीचे के जितने भी पिन है सब में चेक करता हूँ। जहाँ पे बजर बजेगा उसके लेफ्ट में या राइट में ही नेगेटिव का वायर मिलेगा। तो देख सकते हैं कॉर्नर में मुझे मिल चुका है। जैसे कि मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 4 नंबर का पिन जो है वो पॉजिटिव है और 1 नंबर का और 3 नंबर का नेगेटिव पिन है। पहले एसी टॉन से क्लीन कर लेता हूँ डिस्प्ले के पत्ते को, ताकि मॉइस्चर वगैरह होगा, कार्बन वगैरह होगा तो क्लीन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कार्बन और मॉइस्चर के कारण लाइट के जो वायर है उसमें प्रॉपर कनेक्शन नहीं जा पाता है, तो उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद कि मैं आपको जैसे एक बार रीशोल्ड भी कर लेता हूँ। रीशोल्ड करने से ये होगा कोई ट्रैक वगैरह अगर ओपन होगा तो वापस रीशोल्ड हो जाएगा। अगर क्लीन करके और रीशोल्ड करके लाइट ना आए, जैसे कि इसमें मल्टीमीटर में चेक किया नेगेटिव में लाइट कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो हम इसके जो कीपैड लाइट है, कीपैड लाइट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जैसे कीपैड तो इसका ऑन हो रहा है कीपैड का लाइट, तो पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव जो है कीपैड लाइट का, वहाँ से जंपर उठा के उस जगह पे अटैच करना जहाँ पे डिस्प्ले में नेगेटिव में जहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं जंपर मार के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने लास्ट वाले पिन में जंपर मारा हूँ, तो यही जो पिन है वो नेगेटिव लाइन था और 4 नंबर का पिन तो पॉजिटिव था ही, मतलब 1 नंबर का और 3 नंबर का पिन नेगेटिव था। अब जैसे मैंने इसमें जंपर मार दिया तो अब जो इसका लाइट है वो 100% वर्क करेगा। अब हम बैटरी से एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लाइट आ चुका है। जो हमने कीपैड से जंपर मारा था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेट में। गाइस जैसा कि आपने देखा अभी कीपैड मोबाइल का डिस्प्ले सही था, लेकिन उसका लाइट का कनेक्शन मिसिंग था, जिसका हमने अभी रिपेयर किया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आता है, उसका डिस्प्ले डैमेज हो, सपोज करो आपको डिस्प्ले ही नया चेंज करना पड़े। डिस्प्ले आप जैसे ही उसका शोल्डरिंग रिमूव करते हो और आपके हाथ से कोई प्रिंट उखड़ जाए, प्रिंट क्या होता है वो चीज़ अभी मैं बता दूंगा। प्रिंट उखड़ जाए वो भी एक फॉल्ट ही है। गाइस मैं अभी ये वाला फॉल्ट आपको दिखाता हूँ। अब इस मोबाइल में क्या फंडा है वो चीज़ आप देखिए। इसमें आप देख पा रहे हो कि प्रिंट जो है उखड़ चुका है। मैंने इसके डिस्प्ले को दोबारा सोल्ड किया, किसी शॉप वाले ने इसका डिस्प्ले का प्रिंट उखाड़ दिया था, तो ये जब मेरे पास आया तो इसमें 4-5 प्रिंट उखड़े हुए थे। तो मैंने उसी डिस्प्ले को दोबारा इसमें कनेक्ट किया, मतलब नया डिस्प्ले कनेक्ट किया इसमें, क्योंकि वो डिस्प्ले तो डैमेज था। मैंने नया डिस्प्ले इसमें कनेक्ट किया, रीशोल्ड किया। रीशोल्ड करने के बाद में अब जो 5 प्रिंट उखड़ चुके हैं ना, वो 5 प्रिंट में से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 3-4 प्रिंट जो है वो मेन है, उसका कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो मैं ब्लेड से साइड में इसको थोड़ा सा घीसने के बाद में इस तरह से स्क्रैच करके उसका प्रिंट निकाल के इसमें जंपर करूँगा, तो वापस जो है डिस्प्ले प्रॉपर आ जाएगा। जंपर गाइस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्प्ले के लाइट में जंपर करके दिखाया था, उसी तरह से इसमें भी जंपर करना है, लेकिन जंपर करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जंपर जो प्रैक्टिस वो आपने देख ही ली है, तो इसको मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि आगे बहुत मोबाइल रिपेयर करने हैं गाइस। मैं जंपर बाद में करता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ। इसमें डिस्प्ले को हम जब ये प्रिंट जो उखड़ा हुआ है, अगर ये प्रिंट को नहीं बनाएंगे और डिस्प्ले डायरेक्ट सोल्ड करते हैं तो डिस्प्ले कैसा दिखाएगा, पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए। अब मैं जैसे मोबाइल को ऑन करूँगा तो मैं जानता हूँ इसमें डिस्प्ले वाइट ही दिखाएगा, क्योंकि प्रिंट जो है वो 4-5 प्रिंट उखड़े हुए हैं। ये देखिएगा डिस्प्ले ओनली वाइट दिखा रहा है। अब जब हम ये प्रॉब्लम होता है काफ़ी सारे मोबाइलों में, तो ये जब तक 4-5 कनेक्शन को हम वायरिंग नहीं बांध देंगे तब तक ये डिस्प्ले वाइट ही दिखाएगा। तो वायरिंग बांधने का वीडियो को स्किप करता हूँ और मैं वायरिंग बांधने के बाद में क्या पोजीशन आता है वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अब इसमें आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसको साफ़ कर दिया और एक बार डिस्प्ले को मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ। अभी वाइट है। अभी जंपर मारने के बाद में ये देख पा रहे हैं जंपर मैंने लगा दिया है बहुत बारीक बारीक से, शायद आपको डिस्प्ले में दिख भी नहीं रहे होंगे। तो अब एक बार इसको जो है मोबाइल को ऑन करके देखते हैं डिस्प्ले दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। गाइस ये भी तो एक रिपेयरिंग की प्रॉब्लम ही है, इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है।
गाइस अभी जो मेरे हाथ में है ये मोविस्टार C1 है और इसमें जो ये ब्लू कलर का एक्स्ट्रा की तरह एक प्लास्टिक फंसा रहा हूँ जो नए जूतों के साथ आता है। इससे मैं इस डिस्प्ले को अलग करूँगा। ये इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसका ऊपर का जो इसको हम गिलास या फिर टच कहते हैं ना, वैसे इसका टच है ये, और इस टच जो है ये डैमेज है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, नया टच लगाएंगे। तो पहले केयरफुली मैं डिस्प्ले को जो बॉडी फ्रेम है उससे मैं अलग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, फ़िलहाल तो ये इतनी जल्दी आपसे होगा ना, क्योंकि इसमें आप पहले प्रैक्टिस करें डेड मोबाइल में, उसके बाद में ये डिस्प्ले को खोलें, नहीं तो डिस्प्ले डैमेज होने की ज़्यादा संभावना रहता है। गाइस मैं जो ये डिस्प्ले खोल रहा हूँ ये ऊपर से तो प्रॉपर खुल चुका है, लेकिन नीचे से प्रॉपर नहीं खुला। मोबाइल के जो कॉम्बो है ना, टच डिस्प्ले जो ज्वाइन कर होता है, इसको कॉम्बो भी कहते हैं। ये कॉम्बो जो है प्रॉपर आप मान के चलो कि खुल नहीं रहा, आधा अधूरा खुल गया, आधा नहीं खुल रहा। तो आप एसीटोन का हल्का सा छिड़काओगे ना जहाँ पे गम लगा हुआ है, तो गम जो है वो हल्का हो जाएगा और डिस्प्ले इजी तरीके से निकल जाएगा। तो मैं जैसे थिनर डाल रहा हूँ एक्सरे के पीछे, तो जो पेस्ट है, जो गोंद लगा हुआ है, मतलब वो अब लूज़ हो चुका है। अब ये क्या आसानी से खुल जाएगा। लेकिन ये जो डिस्प्ले कॉम्बो जो होते हैं ना गाइस, जब तक आप 10-15 मोबाइलों को डिस्प्ले टच ये खोलोगे नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा देखकर। ये आपको आप खुद खोलोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बेसिकली ये वीडियो यही बताता है कि खुलता कैसे है और कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ें ही बताता है। ये जैसे पत्ता वगैरह टूटने का संभावना रहता है गाइस, अगर डिस्प्ले का पत्ता अगर टूट जाता है तो आप उसको बना नहीं पाओगे। तो केयरफुली डिस्प्ले का पत्ता को जो है वो खोलना पड़ता है। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यही है डिस्प्ले का पत्ता। और अब जो मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ ये टच का पत्ता है, इसको मुझे अलग करना है क्योंकि ये कॉम्बो है, टच और डिस्प्ले दोनों चिपका हुआ है, इसलिए इसको कॉम्बो कहते हैं। और चिपका हुआ नहीं रहता तो टच डिस्प्ले अलग अलग अपन उसको कह सकते हैं। तो कॉम्बो का टच को अलग करना है मुझे, तो पहले मैं क्या करूँगा, कॉम्बो और टच का जो पत्ता है उसको मैं डिस्प्ले से रीशोल्डरिंग करके हटा रहा हूँ। तो ये कॉम्बो का पत्ता हट चुका है। अब इसके टच और डिस्प्ले के बीच में जो गम है उसको हमें रिमूव करना है, नहीं तो उसके बिना जो डैमेज टच है वो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको जो ये हीटिंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये जो वायरिंग ऐसे फंसाना पड़ता है, फंसा के ये भी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करना पे समझ में आएगा। 2-3 मोबाइल में 5 मोबाइल में करोगे प्रैक्टिकल तभी समझ में आएगा। तो ये जिस तरह से मैं वायरिंग फंसाया हूँ, फंसाने के बाद में ध्यान देना पड़ता है कि फिल्म के नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है फिल्म कट जाता है। अब फिल्म क्या होता है, फिल्म एक प्लास्टिक की तरह है, मतलब टेप की तरह, वो चीज़ें आपको आगे पता पड़ जाएगा। तो फिल्म को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ऊपर से ही वायरिंग देना पड़ता है ताकि टच ही अलग हो, फिल्म अलग ना हो। और ये जो मशीन है ये 100 डिग्री के टेम्परेचर में होता है, गर्म करता है। ये मशीन यही काम करता है, डिस्प्ले को एक तो पकड़ के रखता है और दूसरा चीज़ डिस्प्ले को गर्म करता है ताकि जिसका जो गम है वो सॉफ्ट तरीके से रिमूव हो जाए। अभी जैसे जैसे मैं वायरिंग इसको नीचे की तरफ खींच रहा हूँ तो इसका गम जो है अंदर से है ना कटते जा रहा है। तो ये वायरिंग कंप्लीट डिस्प्ले के नीचे तक लेना पड़ता है। ये जैसे मैं ले रहा हूँ, अब ये देखिए कैसे अलग हुआ है। तो इसी तरीके से टच को अलग किया जाता है और उसके बाद में नया टच लगाया जाता है। तो ये तो डैमेज टच था, इसको मैंने अलग कर दिया। अब ये जो डिस्प्ले है इसको हमें पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, थिनर से भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्लीन करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाला और मैं ब्रश से इसको घीस रहा हूँ। तो ये इसमें गम भी रहता है, गम हाथों से भी हटा सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है हमें। बस मेन चीज़ है हमें डिस्प्ले को साफ़ करना है, नहीं तो डिस्प्ले गंदा दिखेगा जब मोबाइल ऑन होगा। तो डिस्प्ले को जितना आप अच्छा साफ़ करोगे उतना फिनिशिंग आएगा डिस्प्ले लगाने में। तो इस तरीके से आप उसको क्लीन कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले तो क्लीन हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, नया टच लगाऊंगा जो मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आया। गाइस साफ़ तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्लीन और कर देते हैं ताकि डिस्प्ले जो है और भी फ्रेश दिखे। थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पेट्रोल डाल के और जो है कॉटन या कपड़ा से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं अब थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है डिस्प्ले। जितना अच्छा साफ़ करोगे उतना ज़्यादा फिनिशिंग आएगा डिस्प्ले दिखने में। तो जो यूज़र्स यूज़ करेगा मोबाइल को
उसको कोई प्रॉब्लम ना दिखे। कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले में ब्लैक स्पॉट्स गम वगैरह दिखते हैं टच के ऊपर। टच तो क्या है, कांच ही है, तो कांच के नीचे जितने थोड़ा सा भी डस्ट वगैरह या गम वगैरह दिखेगा तो वो गंदा ही दिखेगा। अब ये जो आप ये टच देख रहे हो, ये टच जो है पुराना है, मैंने कोई दूसरे मोबाइल से सेम कॉम्बो में से मैंने इसका टच अलग किया था, तो ये भी गंदा दिख रहा है। मैं इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। अब ये साफ़ करने के बाद में ऐसे रखना पड़ता है। इसमें फ़िलहाल तो 2 तरह का काम होगा इसमें, क्योंकि ये ओसी मशीन के थ्रू भी हम इन दोनों को वापस चिपका सकते हैं, और विदाउट ओसी मशीन से भी हम इसको चिपका सकते हैं। ओसी मशीन से हमें अगर चिपकाएंगे तो वो मार्केट से बबल वगैरह का एक मशीन आता है, जिसके थ्रू क्या है मार्केट में तो 100 रुपये दे के वो चीज़ हम करवा लेते थे। तो इसमें यूजर्स जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट ही टच को शोल्डिंग करके और पैकिंग करके दे दूंगा। अगर यूजर्स पैसे ज़्यादा खर्च करता तो मैं टच और डिस्प्ले को दोबारा जिस तरह से अलग किया था उसी तरीके से इसको ओसी मशीन, जो लेमिनेशन मशीन होता है, मतलब वो जो क्या है करता है डिस्प्ले और टच को चिपकाने का काम करता है। तो आप चिपका के भी दे सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये जिसका मोबाइल है वो कॉस्ट नहीं लगाना चाहता, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, टच को डायरेक्ट ही शोल्डरिंग करके मोबाइल में फिटिंग करके दे दूंगा। उससे भी काम चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं होता। बस इतना सा फ़र्क होता है कि कस्टमर जैसे ही इस मोबाइल को यूज़ करेगा महीना 2 महीना, तो टच और डिस्प्ले के बीच में डस्ट जम जाएगा, तो जिसके कारण थोड़ा सा ख़राब दिखता है। मतलब देखने वाला यूजर्स जो है उसको थोड़ा सा गंदा दिखेगा, क्योंकि उसमें डस्ट जम जाएगा। क्योंकि इस पहले जो नया वाला जो कॉम्बो था, जो ओरिजिनल कॉम्बो था, जो टूटा हुआ था, वो ओसी बना हुआ था, मतलब टच और डिस्प्ले चिपका हुआ था। लेकिन अब हमने क्या किया, नया टच लगा दिया, मतलब पर सेकेंड हैंड दूसरे मोबाइल से। इसमें नया टच भी लगा सकते, लेकिन मेरे पास पहले से टच था, तो मैंने उसी टच को इसमें रिशोल्ड करके इसमें वापस चिपका रहा हूँ। गाइस, मैं ये जो वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह सीख सके और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप अगर सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा कमेंट वगैरह भी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने फॉलोअर्स है मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी तरह सिखाने का। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो या कुछ कमेंट करना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी तक तो हर वीडियो का रिप्लाई वगैरह देता हूँ, मतलब कमेंट वगैरह का रिप्लाई देता हूँ। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। तो आप देख पा रहे हैं इस मोबाइल में ये जो मैंने टच लगा दिया, फ़िलहाल तो मैं इसमें गम नहीं लगाया, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि टच है ना प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। फ्रेम के ऊपर सिर्फ रखा ही हूँ, मैं साइड से अगर गम लगाता तो ये चिपक जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे हाथ से, मतलब जो मैंने टच को शोल्डरिंग किया था वो प्रॉपर शोल्ड ना हो और टच वर्क ना करे, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले टच को और डिस्प्ले से चिपका दिया, लेकिन एक बार रख के इसको चेक करते हैं कि टच प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर वर्क करता है तो इस टच को दोबारा, मतलब टच और डिस्प्ले को दोबारा खोल के साइड से इसमें गम डालूंगा और डाल के इसको फिटिंग कर दूंगा और यूजर्स को दे दूंगा। तो ये चीज़ें क्या है, 2 बार मेहनत करना ना पड़े, इसलिए पहले हम इसको अच्छी तरह चेक करते हैं। तो टच को चेक कर लेता हूँ, टच प्रॉपर अगर वर्क करेगा तो ही मैं इसमें गम लगाऊंगा। मैं अगर पहले गम लगा देता तो मुझे वापस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। मान लो कि चलो कि टच काम करना बंद कर दे तो मुझे टच को खोलने में दिक्कत होता। अब वो मोबिस्टर C1 का हमने टच चेंज किए थे, अब ये Redmi Y1 या Y2 मॉडल है। तो इसमें भी क्या समस्या है कि टच जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और इसके अंदर भी कॉम्बो ही लगता है। ये अभी इस खोलना और लगाना, इसको भी एक बार देख लीजिए। हालांकि इसका वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम है, क्योंकि मेरे पास पुराना वीडियो था, मैंने इसको एडजस्ट करके डाला, क्योंकि इसमें भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। तो पहले अगर आपने कभी मोबाइल खोले ही नहीं हो तो इस वीडियो को देख ले, या तो थोड़ा सा आगे बढ़ के भी आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से नाखून फंसा के इसका जो पैनल है पीछे का ढक्कन उसको मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद में ये चीज़ें क्या है, देखकर आप 2-3 मोबाइल में प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा। तो पैनल खोलना भी एक कला ही है, क्योंकि ये पैनल जब तक आप नहीं खोल पाओगे तब तक मोबाइल ही खोल नहीं पाओगे, टच कहाँ से चेंज करोगे। तो ये पैनल इस तरीके से खुलता है और खोलते वक्त ध्यान देना पड़ता है, फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है पीछे की तरफ, तो उस पत्ते को केयरफुली खोले, क्योंकि पत्ता अगर कट जाएगा तो फिंगरप्रिंट जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो मैंने फिंगरप्रिंट का पत्ता खोल दिया
अब मैं क्या करूँगा, इसके जो जितने भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह है उस सबको खोलूँगा। अब इसमें देख सकते हैं बहुत सारे पेज है, फिर मदरबोर्ड है, पत्ता वत्ता बहुत कुछ होता है। तो ये जो मैंने शायद इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में अब इसमें सिंपल थोड़ा थोड़ा करके जो एक्स्ट्रा है इसको मैं फंसाऊँगा। फंसाते वक्त ध्यान देना है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि डिस्प्ले का पत्ता किस तरफ है। अगर मान लो पत्ता की तरफ अगर आप इस एक्सरे को फंसाते हो तो पत्ता कटने का रिस्क होता है। तो मैं ख़ास तौर पे कॉर्नर से ही एक्सरे के पत्ते को फंसाऊँगा, ताकि मुझे आइडिया, क्योंकि गम जो है ना वो कॉर्नर में ही होता है, सेंटर में कभी नहीं होगा गम। तो कॉर्नर से इसका जो गम जो है उसको मैं मतलब काट रहा हूँ इस एक्सरे की मदद से, ताकि जो है डिस्प्ले डैमेज ना हो और जो सही तरीके से जो है वो डिस्प्ले निकल जाए। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले जो मूवीस्टार का टच चेंज किया था उसमें मैंने आपको दिखाया नहीं। इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से खुलता है, क्योंकि खोलना भी आना चाहिए टच को, और जल्दी से खोल नहीं पाता क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेन बात तो ये है। इसमें आप बहुत ही सावधानी से टच को खोलिएगा, भले इसमें 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने लापरवाही किया, मतलब टच के पत्ते के अंदर आपने एक्स्ट्रा अंदर घुसा दिया और शायद पत्ता कट जाए या टच का फिल्म, डिस्प्ले का फिल्म कट जाए, तो ये चीज़ें आपको भले इसमें टाइम लगे, क्योंकि आप केयरफुली करें और ख़ासतौर पे मशीनों से ही करें, उल्टा जुगाड़ ना लगाए। जैसे कि कुछ बिगिनियर ऐसे, इसमें क्या होता है कि ये जो मेरे पास जो ये हीटरिंग मशीन है, हीटिंग टेम्परेचर का, ये वैसे बेस्ट है डिस्प्ले खोलने के लिए। ये मार्केट में 2000-2200 रुपये का ऐसे मिल जाता है। वैसे आप ये जो SMD है, जो जिससे हम चार्जिंग जैक वगैरह चेंज करते हैं, उससे भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है प्रॉब्लम, डिस्प्ले ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि वो हीट जो है वो एक जगह पे ही देता है और ये प्रॉपर डिस्प्ले में हीट देगा। तो इसमें आप मतलब इसमें रिस्क कम होता है। अब मैं ये पेज इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि टच का पत्ता जो है ना इसके नीचे है। अगर टच का पत्ता नहीं खुलेगा तो टच का पत्ता कट जाए भले ही, लेकिन क्या है खोलना बेटर है, एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होके अंदर जाए। तो ये जो ब्लैक से दिख रहा है ये नेटवर्क मतलब वाईफाई एंटीना है, और इसको खोलना ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे ही जो टच का पत्ता है। तो ये एंटीना खुल चुका है। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ। ये प्लास्टिक का है लेकिन नेटवर्क एंटीना है गाइस, मतलब वाईफाई का। ये नहीं होगा तो वाईफाई प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सारे पेज खोलने ज़रूरी है क्योंकि एक पेज मिसिंग होगा तो मदरबोर्ड डैमेज होने की संभावना रहता है गाइस। ये मैं डिस्प्ले और टच के बारे में मैं आपको ये लास्ट वीडियो है एंड्रॉयड मोबाइल में, क्योंकि मैं मूवीस्टार में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और इसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका इस मोबाइल के टच को अगर आपने देख लिया कैसे चेंज होता है तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अभी बहुत सारे मोबाइल है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सारे मोबाइलों को स्टडी करेंगे, तो सारे मोबाइलों को स्टडी करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते। ये जो कनेक्टर देख रहे हो ये पावर स्विच का कनेक्टर है, मतलब पावर पत्ता का, जो मोबाइल ऑन करने का काम आता है ना। इस पत्ते को खोलना ज़रूरी है, नहीं तो पत्ता कट गया तो पावर बटन काम करना बंद कर देगा। तो ये पत्ता भी खुल चुका है। अब मदरबोर्ड को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। ये मदरबोर्ड थोड़ा हिला तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर पेज खुल चुका है। अब एक पेज और मिसिंग रह गया, इसको भी खोल देते हैं गाइस। ये देख सकते हैं जैसे कि मदरबोर्ड अलग हो चुका है। अब ये बैटरी पहले से खुला हुआ था इसलिए खुल गया, नहीं तो अगर इसके नीचे भी गम लगा हुआ था जल्दी से खुलता नहीं है बैटरी। मुझे तो क्या है इसका डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको देखना था। अब ये डिस्प्ले का पत्ता मैंने देख लिया किधर की तरफ से इसका पत्ता जा रहा है। तो अब मैं दोबारा वो जो डिस्प्ले का नीचे से फंसाया था उससे मैं धीरे धीरे करके इसका जो डिस्प्ले का गम है उसको मैं रिमूव करूँगा, और डिस्प्ले का जो फ्रेम है इससे अलग करना है मुझे। अलग करने के बाद में ईजी होगा मुझे टच को और डिस्प्ले मतलब कॉम्बो को अलग करने में, क्योंकि उसका टच ख़राब हो रखा है गाइस। अगर किसी कॉम्बो में टच ख़राब हो और डिस्प्ले सही हो तो उसमें हमारे प्रॉफिट है। अगर कॉम्बो हम पूरा ही रिप्लेस कर सकते हैं मगर कॉम्बो में प्रॉफिट कम होता है। तो ये चीज़ें मेरे एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक शॉपकीपर ही हूँ। अब ये डिस्प्ले जो खोल रहे हैं ये काफ़ी टाइम से मैं एक्सरे फंसा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक आइडिया है कि कितना गम इसका जो है वो रिमूव हुआ है।
भले इसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, लेकिन इसमें केयरफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करेंगे तो डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा, और डिस्प्ले अगर डैमेज हो गया तो मुझे पूरा ही कॉम्बो रिप्लेस करना पड़ेगा। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक्सरे को ऊपर से नीचे की तरफ ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने जब पहले खोल के देखे थे, डिस्प्ले का पत्ता नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, इसलिए मैंने एक्सरे जो है वो ऊपर की तरफ से एंट्री किया, क्योंकि डिस्प्ले का पत्ता नीचे है तो डिस्प्ले का पत्ता कटने में रिस्क कम होगा। तो टच का पत्ता भले ही कट जाए, क्योंकि हमें तो टच चेंज करना है, तो टच का अगर पत्ता कट भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेन जो है डिस्प्ले का पत्ता वो नहीं कटना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले का पत्ता एकदम नीचे की तरफ है। अब मैं इसको सिंपली इसको रिमूव करूँगा, और जो फ्रेम है डिस्प्ले का उससे अलग हो जाएगा ये कॉम्बो। अलग हो जाने के बाद में इस डिस्प्ले को हम उस हीटिंग मशीन में लगाएंगे, और इसका जो टच है उसको हम जो है उसका गम जो है उसको हटाएंगे। तो ये मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये नया टच है, तो इसी को मुझे लगाना है। तो मैं इसको गर्म पे लगा दिया। तो अब ये जो है इसको मैं एक बार दोबारा खोल लेता हूँ। इसको गर्म होने के लिए देते हैं और थोड़ा सा, उसके बाद में जो इसका टच जो है उसको हम वायरिंग के थ्रू रिमूव करेंगे, जैसे कि पहले मोविस्टार C1 में हमने रिमूव किया था उसी तरह से रिमूव करेंगे। तो ये नीचे माइक नीचे जो ये ब्लैक कलर का जो डॉकेट दिख रहा है, इसके अंदर रिंगर है और चार्जिंग CC पत्ता है। तो इसको भी खोल लेते हैं। गाइस जैसे कि पहले मोविस्टार C1 में हमने टच चेंज किए थे और डिस्प्ले चेक भी किए थे कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें भी हम चेंज करके और चेक करेंगे। लेकिन ये दो मोबाइल आप देख, थोड़ा सा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसका टच का पत्ता और उसका टच के पत्ते में डिफरेंस है। इसका टच का पत्ता कनेक्टर वाला था और जो मोविस्टार वाला था वो सोल्डरिंग वाला था। तो ये थोड़े थोड़े आपको डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करोगे वैसे वैसे आपको नॉलेज आ जाएगा। मतलब ये रेडमी का जो टच का पत्ता है ये कनेक्टर वाला पत्ता था, तो इसमें कनेक्टर को सिर्फ हमें खोलना पड़ता है और सिंपली टच का पत्ता जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन मोविस्टार में क्या था, शोल्डरिंग था, तो मैंने आयरन से इसको रिमूव किया था टच का पत्ते को, जब भी वो अलग हुआ था डिस्प्ले से। तो ये डिफरेंस है। अब इसी तरीके से ये इस मोबाइल को अगर आपने अच्छी तरह देख के समझ जाते हो तो करीबन 99% इसी तरीके से खुलेगा और इसी तरीके से टच जो है वो रिप्लेस होगा। गाइस अभी ये जो डॉकेट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी देख रहे हो ये कनेक्टर जो है इसको भी खोल दिया। अब इसको मैंने इसलिए खोला क्योंकि टच का पत्ता जो है वो नीचे की तरफ है। ये आप देख पा रहे हैं कनेक्टर वाला टच का पत्ता है, ये इजी तरीके से खुल गया। तो अब जो है डिस्प्ले आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें देखो इस टाइप का है, तो डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा मोविस्टार में कैसा था और इसमें कैसा है। डिस्प्ले के पत्ते के नीचे टच का पत्ता था लेकिन कनेक्टर वाला था, और ज़्यादातर मोबाइल का टच का पत्ता जो है ऊपर की तरफ आता है। अब जो ये हीटिंग सेपरेटर मशीन है इसके ऊपर मैं रखता हूँ, इसको गर्म करने के लिए देता हूँ, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का जो टच है, मतलब कॉम्बो का जो टच हमें अलग करना था, तो इसको ये जब तक गर्म नहीं होगा जब तक हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से 100 डिग्री पे इसको रख के गर्म करना पड़ता है, और इस वायरिंग के थ्रू, जैसे कि मोविस्टार में मैंने आपको दिखाया, तो इस वायरिंग के थ्रू हमें टच जो है उसको अलग करना है डिस्प्ले से। गाइस जैसे ही हम मतलब ये जो वायर है जिसको हम फंसाते हैं, तो ये ध्यान देना है जो टच का पत्ता है इसको आप ऊपर से ले सकते हो, बस फिल्म जो है वो कटना नहीं चाहिए। तो फिल्म के नीचे से भी वायरिंग घुस जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में देना है, फिल्म के ऊपर से ही वायरिंग जाना चाहिए। तो ये सामने से हम चेक करते हैं फिल्म के नीचे से जा रहा है या फिल्म के ऊपर से जा रहा है। तो मैंने अभी जैसे चेक किया तो ये फिल्म के ऊपर से जा रहा है, तो वो बढ़िया है ताकि फिल्म नहीं कटेगा। उसके बाद में इसको हीटिंग जो सेपरेटर मशीन है इसके में रख के गर्म करके, और हल्का हल्का सा वायर को क्या खींचना पड़ता है नीचे की तरफ,
जिससे क्या है इसका जो टच का जो गम है मतलब ओसी शीट जो है वो गम का शीट है वो धीरे धीरे कट जाएगा और जो हमारा जो डिस्प्ले है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, टच से मतलब अलग हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इस चीज़ का आप केयरफुली धीरे धीरे काम करें। अभी इसे मैंने जैसे 3-4 बार वायरिंग इसमें फंसाया था, तो अब ये इजी तरीके से जो है वो वायरिंग अंदर एंट्री हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मतलब खुल रहा है। तो ये क्या थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, तो सेपरेटर मशीन को भी पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि हिल जाता है। तो अब ये देख पा रहे हो ये टच से अलग हो चुका है और जो गम है वो कट कट के आया। अब ये जो गम है इसको भी हमें रिमूव करना है। तो और ये जो टच है ये टच अलग हो चुका है, ये डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन टच ख़राब है तो हमें रिप्लेस करना ही है। वो अगर डैमेज भी हो जाता है टच तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ है डिस्प्ले डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्प्ले तो सही है इसका। तो ये डिस्प्ले पे जो गम लगे हुए हैं ना इसको हाथों से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद में आप पेट्रोल से भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं पहले इसका जो गम है उसको हाथों से रिमूव करके दिखाता हूँ और उसके बाद में स्मूथ करने के लिए जब पेट्रोल से थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दूँगा तो ये डिस्प्ले जो है पूरा क्लीन हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस रखना है, तो हम जब डिस्प्ले को हाथों से साफ़ करते हैं ना तो डिस्प्ले पे प्रेशर पड़ता है, तो डिस्प्ले क्या ब्रेक हो सकता है। तो उसको फ्रेम में रख के फिर हाथों से प्रेशर दोगे तो गम भी साफ़ हो जाएगा और डिस्प्ले डैमेज होने का चांसेस कम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ख़ास तौर पर होता है ऐसा कि डिस्प्ले हमें पता नहीं पड़ता कब ब्रेक हो जाए या अंदर से डैमेज हो जाए, तो बेटर है फ्रेम में रख के साफ़ कर, ज़्यादा प्रेशर दे के आप साफ़ कर सकते हो। तो अब मैं इसमें ताकत लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिस्प्ले पे। एक बार डिस्प्ले को चेक कर लेता है कि कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, तो मैं एक बार मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो डिस्प्ले प्रॉपर दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि डैमेज नहीं हुआ है। अब वापस साफ़ कर लेते हैं इसको, पेट्रोल से भी मैंने साफ़ कर दिया। अब देख रहे कितना स्मूथ दिख रहा है डिस्प्ले। जितना आप स्मूथ करोगे मैंने पहले बताया था उतना क्लीन दिखेगा डिस्प्ले, तो रिपेयरिंग का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अब मैं आपको इसका टच दिखाता हूँ। ये टच है जो मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आया था। इसमें पन्नी लगा हुआ रहता है जो गंदगी से बचाता है, तो इस पन्नी को रिमूव करके ही टच लगाऊंगा। तो जब आप मार्केट से टच खरीदते हो तो उसमें ये जो पन्नी रहता है ना, इसको जब आप रिमूव करो तो केयरफुली रिमूव करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इसका जो पत्ता है ना वो ये रैपर से ही कट जाता है। तो
ये पन्नी जो है इसको केयरफुली पत्ते से अलग करें, क्योंकि मेन चीज़ तो पत्ता ही है। ये तो कांच है, कांच में जो ये टच का पत्ता है, ये पत्ता प्रॉपर खिंचाव होना नहीं चाहिए। अगर खिंचाव हो जाएगा तो टच काम करना बंद कर देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत काम करना बंद कर दे, थोड़ा बहुत वर्क करे। तो बेटर है केयरफुली रैपर जो है उसको रिमूव करें। अब मैं इसके टच को, रैपर तो हटा दिया, अब इसमें एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से। अब ये इस तरीके से होगा तो हमें फ्रेम में दोबारा वापस लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसका डिस्प्ले के पत्ते को पहले अंदर फ्रेम के अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद में टच का पत्ते को भी इंसर्ट करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि डिस्प्ले का पत्ता तो क्या है, थोड़ा लंबा है। अब डिस्प्ले का पत्ता जो है वो फोल्ड हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ को आपको नोटिस रखना है कि फोल्ड ना हो। फोल्ड अगर होगा तो डिस्प्ले का पत्ता शॉर्ट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गम भी डाल देते हैं और डिस्प्ले को चिपका भी देते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है डिस्प्ले का पत्ता अंदर ही फोल्ड हो चुका है। फोल्ड होने के बाद में डिस्प्ले का पत्ता छोटा पड़ जाएगा, तो मोबाइल को आपको दोबारा खोलना पड़ेगा, मतलब डिस्प्ले को। तो वो चीज़ आपको नोटिस रखना है कि फोल्ड ना हो डिस्प्ले का पत्ता। अगर फोल्ड होगा तो प्रॉपर मदरबोर्ड तक जा ही नहीं पाएगा। अब ये जैसे मैंने इंसर्ट किया, अब ये टच का पत्ता जो है इसमें एक रैपर लगा हुआ है, ताकि मतलब गोंद टाइप का है जो कनेक्टर को चिपकाने का काम करता है। अब ये रैपर को हटाऊंगा तो इसके नीचे गम लगा हुआ मिलेगा, और इस पत्ते को, इस सीसी पत्ता जो है, मतलब चार्जिंग का जो पत्ता है इसको सीसी पत्ता कहते हैं, इस पत्ते में हमें इस कनेक्टर को लगाना है। अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है कि चार्जिंग पत्ते पे क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि चार्जिंग पत्ते पे टच का कनेक्टर है, और चार्जिंग पत्ते पे ही जो मेन बोर्ड में जो कनेक्शन जा रहा है वो देख ही पा रहे हो आप। मेन बोर्ड से टच का कनेक्शन चार्जिंग पत्ते पे जाता है, और चार्जिंग पत्ते से कनेक्शन टच आईसी पे जाता है, उसके बाद में टच में जाता है, तभी एक टच वर्क करता है। और डिस्प्ले का कनेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है इस मोबाइल में, तो थोड़ा सा चेंजेस मिलता है। किसी का टच का कनेक्टर ऊपर आ जाता है, किसी के साइड में, किसी के लेफ्ट राइट नीचे ऐसे आता है। तो वो आपको मूवमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे जैसे आप सेट खोलते जाओगे वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलता जाएगा। तो अब मैं इसमें गम लगाता हूँ चारों तरफ से, इस तरीके से गम लगाया जाता है। अब इसका टच मैंने चेक क्यों नहीं किया, पहले वाले टच में मैंने चेक किया था मोविस्टार में, क्योंकि गाइस ये टच जब ज़्यादा ख़राब होते निकलते नहीं है, और मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि टच मैंने इस मतलब ये जो टच मैं लेके आया मार्केट से, ये थोड़ा सा ब्रांडेड टच है, तो ये टच ख़राब निकलता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली बिना चेक करके लगा रहा हूँ। तो ये पेस्ट है, पेस्ट लगाने में भी थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि पेस्ट जो है आप सेंसर और स्पीकर के ऊपर ना लगाए। अगर लगाओगे तो सेंसर काम करना बंद कर देगा, स्पीकर पे लगाओगे तो स्पीकर काम करना बंद कर देगा, और साइड में कैमरा है तो कैमरे पे भी जो है वो पेस्ट नहीं जाना चाहिए, कि कैमरे पे पेस्ट जाएगा तो कैमरा धुंधला दिखेगा, तो यूजर्स के आपको कंप्लेंट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों पे आपको पेस्ट नहीं लगाना। अब ये टच को थोड़ा सा डिस्प्ले मतलब कॉम्बो को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और नीचे की तरफ से पेस्ट लगाता हूँ। ऊपर से तो हमने पेस्ट लगा दिया कैमरे की तरफ से और सेंसर की तरफ से पेस्ट लगा दिया, अब एक बार नीचे से भी पेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद में डिस्प्ले की फिटिंग कर देंगे। अभी डिस्प्ले को एडजस्ट करेंगे फ्रेम के साथ में, और टच को एडजस्ट करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है कि टच का पत्ते को भी खींचना है, ताकि वो फोल्ड ना हो अंदर की तरफ। फोल्ड होगा तो टच का पत्ता जो प्रॉपर बैठेगा नहीं, ऊपर नीचे होगा तो भद्दा सा दिखेगा। अब मैं हल्का हल्का सा प्रेस करता हूँ चारों तरफ से, ताकि फ्रेम में जो है वो डिस्प्ले और टच जो है वो एडजस्ट हो जाए इस तरीके से हल्का। और आप जब प्रेस करो तो कॉर्नर में प्रेस मत करना, क्योंकि टच टूट जाता है, ये हल्के होते हैं। आपको मिडिल में फिंगर को रख के प्रेस करना है, ताकि डिस्प्ले पे प्रेशर रहे। अगर कॉर्नर से प्रेस करोगे तो टच में प्रेशर जाएगा और टच जो है वो टूट जाएगा। टूटने में इसमें टाइम नहीं लगता।
अब इसका जो डॉकेट है रिंगर डॉकेट, मतलब इसके अंदर रिंगर स्पीकर भी है। अब ये डॉकेट को मैं एक बार लगा देता हूँ ताकि मुझे प्रेस करने में ईजी हो। एक दो पेज भी लगा दूंगा तो उससे क्या है और थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब पैकिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें रबड़ लगाने हैं। आप इसमें पॉलीथीन भी लगा सकते हो, एक एल्यूमिनियम का पॉलीथीन आता है। कुछ बिगिनियर ऐसे होते हैं जो रबड़ यूज़ करते हैं, कुछ बिगिनियर ऐसे होता है जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं। मैं पॉलीथीन यूज़ करता हूँ, इससे प्रॉपर फिटिंग बैठ जाता है। तो इस तरीके से पॉलीथीन लगाऊंगा तो ताकि क्या है ये टच जो है वो प्रॉपर बैठ जाए, फ्रेम के साथ में एडजस्ट हो जाए। इसको सूखने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको पॉलीथीन में पैकिंग करने के बाद में, क्योंकि सूख जाएगा। उसके बाद में हम इसका आगे के जो प्रोसेस है, मतलब फ्रेम को एडजस्ट, मतलब जो मदरबोर्ड है उसको फिटिंग करके बॉडी वॉडी फिटिंग करके फिर कस्टमर को देंगे ना, तो इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। और जो ये पॉलिनी है इसको खींच के लगाना पड़ता है ताकि डिस्प्ले जो है वो फ्रेम में अच्छी तरह चिपक जाए। इसमें ज़्यादा नहीं, एक दो राउंड अप करना पड़ता है, इस रैपर को लेके खींच के लगाना पड़ता है। अब जैसे देख पा रहे मैं खींच के लगा रहा हूँ। अब लेफ़्ट राइट भी रैपर को लगा देता हूँ खींच के, तो इससे क्या है प्रॉपर मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि डिस्प्ले जो है प्रॉपर बैठ चुका है। अब ये रैपर की पैकिंग हो गया और आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है फ्रेम में और टच में। स्पेस होगा तो प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है हमें। तो स्पेस नहीं है क्योंकि रैपर हमने लगा दिया, प्रॉपर फिटिंग भी कर दिया, तो इसको सूखने में उसके बाद में अच्छा दिखेगा। गाइस अब हम दूसरे मोबाइल पे चलते हैं। अब इस मोबाइल को चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, ना तो इसमें बैटरी है और नीचे का जो होम बटन है वो होम बटन भी नहीं है। तो इस मोबाइल में क्या क्या समस्या है, ये सारे समस्या चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें डीसी मशीन में तो लगाना ही पड़ेगा। डीसी मशीन में शॉर्टकट मालूम पड़ जाता है। तो डीसी मशीन में अब इसमें 4 कनेक्टर दिख रहा है आपको बैटरी कनेक्टर का। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है उसका मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं वैसे। और वैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो पॉजिटिव है और थर्ड नंबर पे जो है वो नेगेटिव है। अब इसमें आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जैसे कि मैंने पॉजिटिव कनेक्टर को जोड़ा है प्लस पे, अब ये मैं सिम स्लॉट पे क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है। आप चाहो तो थर्ड नंबर पे भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पे बेस्ट लगता है मुझे चिमटी कनेक्टर वाला है ना। और दूसरा चीज़ देख सकते हैं इसका पावर स्विच भी ख़राब है। अब मैं एक बार चिमटी से पावर स्विच को प्रेस करके मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता हूँ और आप डीसी मशीन में देखिए क्या दिखाता है। अगर डीसी मशीन में लेफ़्ट साइड में ऐसे वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, मतलब नंबरिंग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल ऑन हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर सैमसंग का लोगो दिखाई देता है तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है। और दूसरा चीज़, अगर मोबाइल वाइब्रेशन भी होता है और डिस्प्ले कुछ नहीं आता तो भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मोबाइल ऑन हो चुका है। हो सकता है डिस्प्ले ख़राब हो और डिस्प्ले ना दिखाई दे। तो ये जो वोल्टेज जो अप डाउन हो रहा है ना डीसी मशीन में, ये चीज़ें हमें बताता है कि मोबाइल ऑन है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज अप डाउन ना हो, एक जगह पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक जाए, तो मोबाइल में क्या समस्या होता है इससे ट्रेस करने में हमें ईजी होता है। अब ये डिस्प्ले कनेक्टर को मैं खोल लेता हूँ और डिस्प्ले को अलग करता हूँ। ये इजी तरीके से इसलिए रिमूव हो रहा है क्योंकि ये पहले से खुला हुआ सेट है और मेरे पास जितने भी मोबाइल है ना ये सारे के सारे खुले हुए सेट है। मैं आपको ट्रेनिंग के पर्पज़ से मैं ये चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि खोलूँगा तो आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। तो डिस्प्ले को अलग कर दिया। अब एक बार इस ये जो फ्रेम है मदरबोर्ड, मतलब डिस्प्ले का जो फ्रेम है, ये फ्रेम में से मदरबोर्ड को निकालेंगे, वो भी एक निकालने का नॉलेज होना चाहिए। उसको भी आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सैमसंग का मोबाइल किस तरीके से खुलता है। गाइस इस मोबाइल को खोलने से पहले हमने 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम ट्रेस की थी। एक होम बटन का स्विच नहीं था, पावर बटन का भी स्विच नहीं है, और 2 चीज़ तो हमने ट्रेस की, एक बैटरी मिसिंग था और पीछे का जो ढक्कन था वो भी मिसिंग है। तो ये चीज़ें ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप आसानी से लगा लोगे। नहीं भी लगाना आता है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये जो की दिख रहा है आपको पावर फ्रेम की, ये
चीज़ जो है ये बॉडी में लगाया जाता है। अब लगाने का तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और राइट साइड में जो आपको होम की दिख रहा है, ये सिर्फ हमें रखना होता है इस स्विच के ऊपर, और नॉर्मली हमें जो है मतलब फ्रेम में रखना होता है और ऊपर डिस्प्ले बिठाना होता है, सिंपल सा यही चीज़ है। अभी जो हमने डिस्प्ले खोले है तो डिस्प्ले को आपने शायद गौर नहीं किए होंगे, डिस्प्ले हमें दिख तो रहा है प्रॉपर, लेकिन डिस्प्ले में देख सकते हैं एक ब्रेक दिख रहा है, मतलब एक टच जो है वो हल्का सा डैमेज दिख रहा है हमें साइड में। तो ये डैमेज क्या चीज़ है? डिस्प्ले डैमेज नहीं है, ये डैमेज है टच। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं टच को उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले मोबाइल में टच को रिमूव किया था, उसी तरीके से इसका टच रिमूव होगा। अभी जो आप फ्रेम देख रहे हो, डिस्प्ले को मैं साइड में करता हूँ, ये फ्रेम में चारों तरफ पेज लगे हुए रहते हैं, जो कि पेज है नहीं, मैंने निकाल के रखे थे पहले से ही। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको ये खुलता कैसे है। ये कॉर्नर में एक लॉक होता है, जिस लॉक को हमें कोई ओपनर की मदद से हम उसको ऊपर अगर स्ट्रोक खोलेंगे, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये क्या है, लॉक इस तरीके से खुलता है। तो इसको केयरफुली खोले। कभी कभी ऐसा होता है कि मदरबोर्ड जो रह जाता है या मदरबोर्ड टूट जाए, कोई भरोसा नहीं, कि बहुत लचीला होता है सैमसंग का मदरबोर्ड। तो इस चीज़ को केयरफुली खोलना है हमें। अब ये इसमें देख पा रहे हैं जो डिस्प्ले का फ्रेम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मदरबोर्ड है मेरे हाथ में जो है, और ये देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में कनेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कनेक्टर किस चीज़ का है? ये हैंड्स फ्री का कनेक्टर है। अब हैंड्स फ्री तो बहुत सारे आपने देखे हो, लेकिन कनेक्टर वाला भी हैंड्स फ्री होता है, इस मोबाइल में आपको दिख गया। कीपैड वाले सेट में हैंड्स फ्री ऑलरेडी मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। मतलब थोड़ा सा चीज़ वही है, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क पड़ जाता है। अब आप कोई एंड्रॉयड मोबाइल में देखोगे तो ऐसा कनेक्टर वाला शायद ही मिलेगा आपको हैंड्स फ्री। तो हैंड्स फ्री जो है ओनली सैमसंग के एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्टर वाला मिलता है। और ये जो दिख रहा है ये दोनों यहाँ जॉइंट होते हैं, ये होम की का कनेक्शन है। अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो होम की काम नहीं करेगा। और ये हैंड्स फ्री यहाँ जॉइन नहीं होगा तो हैंड्स फ्री काम करना बंद कर देगा। ख़ासतौर पे हैंड्स फ्री का अगर मान लो ख़राब होता है तो हैंड्स फ्री आप ऐसे जो रेडीमेड मिल जाते हैं वो चेंज कर सकते हो आप। डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले कनेक्टर प्रॉपर है, तभी तो डिस्प्ले हमें दिखाई दिया था। अभी सिम स्लॉट भी सही है, वो मैं बैटरी कनेक्टर भी सही है। अगर बाई चांस मान लो बैटरी कनेक्टर ख़राब हो तब आप क्या करोगे? अब सैमसंग के मोबाइल में बैटरी कनेक्टर का लगाना भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बैटरी कनेक्टर कैसे लगाते हैं। बाई चांस बैटरी कनेक्टर ख़राब हो सकता है या आपके पास ऐसे फॉल्ट आ भी सकते हैं, तो उस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए।
गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे बैटरी कनेक्टर कैसे रिपेयर होता है। अब इसमें देखिए आप चार्जिंग जैक भी नहीं है, तो ये चीज़ें भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये रिपेयरिंग ज़्यादा आता है। तो मैं आपको चार्जिंग जैक भी रिमूव करके दिखा देता हूँ। बाकी हमें प्रॉब्लम ट्रेस करना था, उसको कैसे रिपेयर करना था, ये चीज़ें तो हम सीख रहे हैं इसमें। ये जो पीसी प्लेट है ये सैमसंग A2 की प्लेट है। इसमें जो समस्या है वो चार्जिंग की समस्या है। तो इसमें पहले कंफर्म कर लेते हैं कि चार्जिंग आईसी से जो सप्लाई निकलता है वो चार्जिंग जैक पे प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं कि इसमें प्रॉपर जो है पिनों में प्रॉपर नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो प्रॉपर हमें मिल रहा है। तो हम इसका जो जैक चेंज करेंगे उसमें हमारा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं चार्जर लगा के इसमें वोल्टेज जो है चार्जर पिन के माध्यम से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं चार्जर को लगा दिया हूँ। अब मुझे चार्जर पिन में वोल्ट चाहिए। अगर वोल्ट आएगा तो ही आगे बैटरी कंट्रोल में चार्जर वोल्ट पास होगा। तो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं 750 से स्टार्ट है, मतलब 0 वोल्ट मिल रहा है इसके अंदर। अगर इसमें 4 वोल्ट या 5 वोल्ट दिखता तो चार्जर पिन ओके होता। तो देख पा रहे हैं इसमें 1 वोल्ट से भी कम है, 86, 42, 18, 78 ऐसे दिखा रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि चार्जर पिन में ही समस्या है। तो अब हम इस चार्जर पिन को चेंज करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चार्जर पिन तो निकल चुका है। अब एक बार मैं आपको इस वापस चेक कराता हूँ कि कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा चार्जिंग आईसी से। जैसे कि आप देख रहे हैं 452 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रहा है। और ये पॉजिटिव लाइन चेक कर रहा हूँ मैं। अब जो नेगेटिव है मतलब ग्राउंड जो है वो तो है ही। तो अब हम चार्जिंग जैक रिप्लेस करते हैं, दूसरा चार्जिंग जैक लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्जिंग जैक बैठ चुका है। अब मैं एक बार इससे पीछे के पिनों को रीशोल्ड कर देता हूं। अब हम चार्जर को लगा के एक बार बैटरी करंट पे वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं आ रहा चार्जिंग जैक से। जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में 4 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है चार्जिंग जैक काम कर रहा है और वोल्टेज आगे पास कर रहा है बैटरी करंट पे। अब मैं एक बार डिस्प्ले में लगा के आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर दिया है डिस्प्ले में। तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग जैक जो लगाना हुआ वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। में आपने क्या क्या चीज़ें सीखे, एक तो होम की पावर की के बारे में मैंने बता दिया आपको। इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम था वो क्या चीज़ का प्रॉब्लम था इस मोबाइल में। एक तो डिस्प्ले का टच ब्रेक था जो कि आप समझ गए होंगे कैसे रिपेयर करना है। दूसरा जो चार्जिंग जैक इसके अंदर है नहीं, तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब बाई चांस मान के चलो बैटरी कनेक्टर ख़राब हो सैमसंग मोबाइल में तो कैसे रिपेयर करोगे ये भी चीज़ें मैंने बता दिया। तो अब इस मोबाइल को पैक कैसे करते हैं ये भी चीज़ आप देख लीजिए, तो इससे आपको बहुत से सीखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम था, एक पावर स्विच है ही नहीं, तो पावर स्विच अभी इस मोबाइल का तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे परचेज़ करना पड़ता।
मेरे शॉप में ही नहीं है पावर स्विच, इसलिए मैं इसमें लगा के नहीं दिखा पाया आपको। और इस तरीके से डिस्प्ले फिटिंग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोबाइल पे। बैटरी क्या है, बैटरी तो मार्केट से खरीद कर लगा सकते हैं हम। गाइस दोनों मोबाइलों को हमने स्टडी अच्छी तरह कर ली है। इस मोबाइल में डिस्प्ले की प्रॉब्लम और डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम के बारे में जाने थे। बाकी कीपैड वगैरह तो मैंने पहले जो हमारे पुराना वीडियो थे उनमें आप समझ ही सकते हो। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, और इसमें जो मैंने आपको बताया सिंपल सा वो चीज़ें भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम ये जितने भी सेट वगैरह है इनके बारे में सीखेंगे। ये सेट मेरे पास ही रहेगा। अगर इनकी थ्योरी मैं करूँगा अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। गाइस मैं रिपेयरिंग सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा।